नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज आपको ले चलेंगे एक ऐसी खबर की ओर जिसकी 6 महीने पहले धूम मची थी, लेकिन आज सब कुछ धड़ाम पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं INDIA यानी इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान की। खबरों की खबर में आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों इंडिया ब्लॉक में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 6 महीने पहले जो इंडिया ब्लॉक चमक रहा था, आज 6 महीने बाद इंडिया ब्लॉक नेतृत्व को लेकर आपसी खींचतान झेल रहा है। आज हमारी यही पहली बड़ी खबर होगी जिसमें हम आपको बताएंगे इंडिया ब्लॉक की बागडोर ममता बनर्जी को देने की मांग पर अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी उनकी सुर में सुर मिला रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की नाराजगी की भी उनको कोई परवाह नहीं है। आज जिस दूसरी खबर पर नजर होगी वो दिल्ली की राजनीति में आई तेज हलचल पर, जिसमें नई एंट्री AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई है। ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी का टिकट देकर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की है। सवाल यह है कि उससे किसको फायदा होगा और ओवैसी किसके लिए ये काम कर रहे हैं और कौन ओवैसी के कदम से बेचैन है। तीसरी खबर आज होगी कॉमेडी के बादशाह सुनील पालसे के अपहरण को लेकर कि क्या उनको 7.5 रुपए लेकर अपहरणकर्ताओं ने छोड़ा या इसके पीछे कोई दूसरा खेल चल रहा था। 7.5 लाख, माफ करिएगा, 7.5 लाख का पैसा लिया, उसके बाद छोड़ा, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा खेल था। यह अपहरण का खेल कोई ट्रेजेडी है या कोई डार्क कॉमेडी है। चौथी खबर बेंगलुरु से आई है जहां पर एक शख्स ने आज आत्महत्या कर ली। आत्महत्या दुखद है, लेकिन आत्महत्या करने वालों ने ये क्यों कहा कि मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाएं, इस पर भी हम बात करेंगे। और पांचवी खबर सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद उनकी हुकूमत में कैसे लोगों पर अत्याचार हुआ उसकी कहानी है। असद के जेलों की कहानी, जिसको सुनकर आप कहेंगे कि वो जेल थी या फिर बूचड़ खाना। इनके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनको हम विस्तार से आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप को लेकर मचे घमासान से जुड़ी खबर पर। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है विपक्ष के इस गठबंधन में। अब तक अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल तक की पार्टी से ही ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नया नेता बनाने की बात उठी थी। अब तो कांग्रेस के सबसे पुराने विश्वास पात्रों में गिने जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने भी ममता दीदी के नाम का आज समर्थन कर दिया। आखिर क्या है वो 7 कारण जिसके लिए ममता नेतृत्व की मांग की जा रही है और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तरफ एनडीए है जिसके घोषित नेता हैं नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है जिसके अघोषित नेता हैं राहुल गांधी। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो इंडिया ब्लॉक में दम दिखा, लेकिन 6 महीने में सियाजा बिखरने लगा। कांग्रेस के नाकाम प्रदर्शन के बाद टीएमसी से यह मांग उठी कि राहुल हटाओ ममता लाओ। देखते ही देखते ममता बनर्जी की इस मांग के समर्थन में पहले अखिलेश यादव आए, फिर शरद पवार आए, फिर अरविंद केजरीवाल आए, फिर उद्धव ठाकरे भी आ गए और अब तो लालू यादव भी कह रहे हैं इंडिया का नेता ममता हूं। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस का क्या, तो लालू ने कैसे कांग्रेस के अरमानों को झटक दिया, उसे भी सुन लीजिए। लालू जी, ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस के जताने खेल तो बदला था लोकसभा चुनाव के नतीजे से। 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 2024 में 99 सीटें जीत ली। कांग्रेस को विपक्ष के नेता का दर्जा मिला तो उसके साथ राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं।
लेकिन जून से दिसंबर आते आते 6 महीने में खेल बदल गया। जिस इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी अपनी जागीर समझ बैठे थे, वहां से नए नेतृत्व की मांग उठी। सबसे पहले खुद ममता की पार्टी की तरफ से ये मांग उठी। मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस राहुल गांधी की छवि में अचानक 4 चांद लग गए थे, उसके बाद कैसे मध्यम पड़ते गए उसको भी देखिए। जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए को 293 सीटें मिली, जबकि इंडिया ब्लॉक को 235 सीटें। लेकिन उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ तो एनडीए बाजी मार ले गई। लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। वहीं जम्मू और कश्मीर के चुनाव में इंडिया ब्लॉक की जीत हुई, लेकिन वो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की नहीं। फिर महाराष्ट्र के चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अकेले बीजेपी ही बहुमत से 13 सीटें कम पर थी। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का सफाया हो गया, कांग्रेस समेत। वहीं झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत हुई, लेकिन उस जीत का क्रेडिट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को गया। यानी 6 महीने के भीतर ही एनडीए में बीजेपी का प्रभाव और दबदबा बढ़ा, जबकि इंडिया में कांग्रेस दम नहीं दिखा सकी। इससे सहयोगी दलों को लगने लगा कि कांग्रेस का हाल तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली हो रही है। इसीलिए इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के सहयोगी दल गैर कांग्रेसी नेता में अपना भविष्य तलाशने लगे। सबको एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके, इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में, नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। चाहे शरद पवार जी हो, चाहे ममता जी हो, लालू जी, अखिलेश जी, उद्धव ठाकरे साहब, शायद नवीन पटनायक भी उसमें आ सकते हैं, नवीन बाबू भी आ सकते हैं। तो हम सब बात करेंगे, चर्चा चल रही है, आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क चल रहा है। आखिर सहयोगी दलों का कांग्रेस से मोहभंग क्यों होने लगा, इस सवाल का जवाब 3 बिंदुओं में समाया है। कांग्रेस के सहयोगी दलों को लगता है कि कांग्रेस अपनी बात मनवाने के लिए लगातार प्रेशर बनाती है। इंडिया ब्लॉक के गैर कांग्रेसी दलों को यह भी लगता है कि कांग्रेस असली मुद्दों से भागती है। मसलन समाजवादी पार्टी को लगता है कि संभल जैसे मुद्दे पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया। वहीं सहयोगी दलों को लगता है कि कांग्रेस के पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी की भी ये मंशा है कि आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा ने पिछले जो विधानसभा के भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी साफ करने का काम किया। उनकी जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो इस मुल्क में बहुत मजबूत है। तो अगर सब लोगों की आम राय बनती है तो आदरणीय ममता दीदी भी इसका नेतृत्व कर सकती हैं। ममता बनर्जी राजनीति की लाजवाब खिलाड़ी है। 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को लग रहा था कि खेला हो बे, लेकिन खेला ममता ने कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता इंडिया ब्लॉक में थी, लेकिन चुनाव अकेले लड़ा और नतीजे उनके अनुकूल आए। इसीलिए ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी 7 बड़ी वजह दिखाई पड़ती हैं। पहला कारण यह है कि कांग्रेस पे जीतने के लिए लड़ने वाला जुझारूपन नहीं दिखता। दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस पे सबको साथ लेकर चलने की क्षमता भी नहीं दिखती। तीसरा कारण, हाल के विधानसभा चुनावों में हार के बाद भी कांग्रेस के तेवर नरम नहीं पड़े, जिसे सहयोगी दल अहंकार बता रहे हैं, जो टूटा नहीं। चौथा कारण, राहुल गांधी की तुलना में ममता बनर्जी की जिताने की स्ट्राइक रेट मजबूत होना है। पांचवा कारण, ममता बनर्जी का ये दावा है कि इंडिया ब्लॉक का नाम उन्होंने ही दिया था। छठा कारण, जोखिम उठाने और अपनी शर्तों पर राजनीति करने की क्षमता है, जो राहुल की तुलना में ममता में ज्यादा दिखती है। और सातवां कारण, ममता की वो राजनीतिक गणित हो सकती है जिसमें इंडिया ब्लॉक के नेता के कारण बनी बड़ी नेता की छवि 2029 से पहले 2026 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी को फायदा पहुंचा सकती है। इंडिया ब्लॉक में मचे घमासान पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। रामगोपाल यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है कि इंडी गठबंधन के नेता के रूप में राहुल गांधी को देखा जाए। हमारे नेता राहुल गांधी नहीं है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया कि मल्लिकार्जुन जी नेता है। ठीक उसी प्रकार
टीएमसी ने बड़े स्पष्ट रूप से स्ट्राइक रेट की बात की है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट क्या था, क्या अचीव किया है उन्होंने। हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता माने, क्यों न ममता बनर्जी को ही इंडी गठबंधन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बात क्योंकि लालू यादव की निकल पड़ी है तो एक किस्सा और बता देते हैं। जो आज उनका बयान था उसमें आज विवाद भी हो गया। लालू 76 साल के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली एक पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिलहाल बीमार हैं और इसी आधार पर उन्हें कोर्ट से राहत भी चारा घोटाले में मिली हुई है। लेकिन 7 बेटियों के पिता लालू प्रसाद यादव ने आज एक ऐसा बयान दिया जो महिलाओं के प्रति अभद्र माना जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। सुना आपने, लालू प्रसाद नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि वो नैन सेकने जा रहे हैं। खबर को समझने में आसानी हो इसीलिए एक बार फिर से सुनिए कि लालू से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक, पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से बिहार में महिला संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं से फीडबैक लेकर योजनाओं को और कारगर बनाया जाए। लेकिन लालू के बयान ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक महिला संवाद यात्रा का पूरा विमर्श ही बदल दिया। लालू प्रसाद यादव को जवाब देने के लिए नीतीश की कैबिनेट सामने आ गई, जिसमें उनके दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का भाषा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता और नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे लोग ही बिहारी को कलंकित और बदनाम किए हैं, बिहार को बदनाम किए हैं। और ऐसे लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया, हर बिहारी के सम्मान को आपने गिराया है। गंदा बयान है। सब इस तरह के बयान से आरजेडी जो एक राजनीतिक दल है उनकी मानसिकता को पता चलता है। 7 बेटियों के पिता, खुद बिहार को महिला मुख्यमंत्री देने वाला व्यक्ति और खुद जितनी महिला नेत्रियों की पार्टी में साथ रहना, कैसे ऐसे बयान दे सकता है? ये तो दिखाता है कि नीतीश जी के प्रति कितना ईर्ष्या द्वेष की भावना मन में है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। पॉलिटिकली जंगल राज से प्रायबाची, घोटालेबाज से प्रायबाची। लालू प्रसाद जी जोकरई के मास्टर हैं, लालू प्रसाद जी मस्खरेपन के मास्टर हैं। लालू प्रसाद के बयान के विरोध में केंद्र सरकार के मंत्रियों का बयान भी सामने आया। ऐसी भद्दी टिप्पणी क्या बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चे क्या सीखेंगे? जिससे नीतीश कुमार का जिंदगी ट्रांसपेरेंट रहा, कभी परिवार को राजनीति में नहीं आने दिया और लालू यादव कभी परिवार से बाहर नहीं निकले। भद्दी टिप्पणी करके लालू जी अपनी टिप्पणी भद्दी अपने ऊपर किए हैं। पूरे जिंदगी में उन्होंने जो काम किया, पॉलिटिकली जंगल राज से प्रायबाची हुए, घोटालेबाज से प्रायबाची हुए,
और वो दूसरों के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी शोभा देता है। लालू प्रसाद यादव जी इसी तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद जी जोकरई के मास्टर हैं, लालू प्रसाद जी मस्खरेपन के मास्टर हैं, लालू प्रसाद जी नॉन सीरियस काम करते हैं। 15 साल पति पत्नी मिलके बिहार में राज किए, बिहार को ऐसे चौराहे पर ले जाके खड़ा कर दिए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के राजनीतिक संबंधों में दोस्ती और दुश्मनी दोनों के अलग अलग दौर देखे गए और ऐसे ऐसे बयान भी सुने गए जो यादगार बन गए। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। नीतीश कुमार जिस महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं उस पर 226 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। ये तब है जबकि राज्य में 48% महिला वोटर है। 2005 साल 2025 में यानी अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। लालू प्रसाद के बयान की निंदा करने वालों ने एक बात कही जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बात यह कि लालू की ही वजह से बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली और जैसा कि हमने भी शुरुआत में कहा कि लालू यादव की 7 बेटियों के वो सौभाग्यशाली पिता हैं। आपको लालू प्रसाद की बेटियों के नाम एक बार याद दिला देते हैं। पहली बड़ी बेटी है सबसे बड़ी मीसा भारती, दूसरी है रोहिणी आचार्य, तीसरी चंदा यादव, चौथी रागिनी, पांचवी हेमा यादव, छठवीं अनुष्का यादव और 7वीं राजलक्ष्मी यादव। लालू प्रसाद यादव की सभी बेटियां आज कामयाब हैं और पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में बेहतर योगदान दे रही हैं। रोहिणी ने तो अपने पिता को किडनी भी दान दी है जिसकी वजह से वो खबरों में भी थी। इस बार चुनाव लड़ी लेकिन वो जीत नहीं पाई। हम इसीलिए बेहद संवेदना के साथ ये बात कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में अहम हैसियत रखने वालों को खास तौर पर अपनी बोली में महिलाओं के मान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सारा खेल आजकल दरअसल वोट का होता है। वोट से याद आया कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सवाल है कि पूर्ण बहुमत की सरकार की हैट्रिक केजरीवाल लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव लड़वा दिया है जहां 40% आबादी मुसलमानों की है। ओवैसी की इस चाल से क्यों केजरीवाल की पार्टी परेशान हो सकती है उसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दो 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में जिसकी तरफ सवालों और आरोपों की उंगली जिस ताहिर हुसैन पर उठी उस शख्स को विधानसभा में देखना चाहते हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। तभी तो दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। हक और इंसाफ की ये लड़ाई है और इस इंसाफ की मुहिम में जितने भी दंगा पीड़ित हैं उनके लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर है। जिनको इंसाफ नहीं मिला है वो ताहिर हुसैन साहब में अपना देखें और इस इंसाफ की लड़ाई में अपना साथ दें। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सानिया था और इसी तरह पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर एक बहुत उमंग है, उत्साह है लोगों में MIM के आने से। 2020 के दंगे विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए थे। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। जिस इलाके में दंगे हुए थे उसकी वजह ये मानी जाती है कि वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के काम आया। अब सवाल उठता है कि ओवैसी ने दंगों के आरोपी को टिकट क्यों दिया। जिस मुस्तफाबाद सीट पर 40% मुस्लिम वोटर हैं, वहां ताहिर को मैदान में उतारकर ओवैसी किसका खेल बिगाड़ना चाहते हैं? क्या ओवैसी के उम्मीदवार केजरीवाल के उम्मीदवार आदिल अहमद खान का खेल बिगाड़ सकते हैं जिन्हें मौजूदा विधायक का टिकट काट कर लड़ाया गया है? मुस्लिम वोटों के एक दावेदार कांग्रेस के अली अहमद भी हैं। तो ऐसे में क्या 3 मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बाजी बीजेपी मार ले जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 2015 में जब बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उनमें से एक सीट मुस्तफाबाद ही थी जहां से जगदीश प्रधान ने चुनाव जीता था।
ओवैसी और आम आदमी पार्टी के बीच का ये फिक्स मैच है। दिल्ली के मुस्लिमों को कम्युनल सेंटिमेंट में आग लगा के मुस्लिम वोट लेने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ताहिर हुसैन के घर से बम मिले थे, पत्थर मिले थे, गुलैल मिली थी जो मंदिर की तरफ इशारा कर रही थी। और इस बार अगर 2020 की तरह दिल्ली को जलाने की कोशिश की जाएगी ओवैसी और आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिल्ली के लोग देंगे। ये लड़ाई कांग्रेस, केजरीवाल जी बनाम बीजेपी आरएसएस है और बहुत ही बुरे तरीके से कोई भी ताकत लगा ले, कोई भी जुल्म ज्यादती केंद्र की सरकार राज्य पे कर ले, केजरीवाल जी को और इंडिया अलायंस के वो सभी जो दोस्त यहां लड़ रहे हैं उनको आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिस वक्त दिल्ली के दंगे हुए थे उस वक्त ताहिर हुसैन केजरीवाल की पार्टी से पार्षद था, लेकिन दिल्ली दंगों में उसका नाम आया तो केजरीवाल ने उसे पार्टी से निकाल दिया। अब ये माना जा रहा है कि ओवैसी के इस दांव से केजरीवाल मुश्किल में फंस सकते हैं। हमारे वाले दोषी हैं, डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। और 10 साल बाद बीजेपी फिर से यहां जीत सकती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब एक खबर दिल्ली से ही मगर जुर्म से जुड़ी हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कभी एक शख्स केवल डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में था, लेकिन आज उसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। वो एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और फिलहाल दुबई में है। दिल्ली में हत्या के कई हाई प्रोफाइल मामलों में उसका नाम सामने आया है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसका नाम है राशिद केबलवाला। देखिए केबलवाला से गैंगस्टर बने राशिद केबलवाला पर हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में बर्तन कारोबारी सुनील जैन की हत्या के बाद सवाल उठा कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आखिर सुनील जैन की किसी से जानलेवा दुश्मनी भी नहीं थी। जांच में पता चला कि गलती से कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी। तब सवाल उठा कि कौन है वो। इस बीच जिसका नाम सुर्खियों में आया वो है 35 साल का गैंगस्टर राशिद केबलवाला। केबलवाला इस वक्त दुबई में है, लेकिन दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। राशिद केबलवाला मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है और महज 7वीं तक पढ़ा है। 2004 में वो दिल्ली आया और उत्तर पूर्वी दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में रहने लगा। 2008 में उसने केबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। इसके बाद 2011 में उसने एक शख्स को पिस्टल दिखाकर अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। दरअसल राशिद केबलवाला का नाम इसलिए आया कि सुनील जैन हत्याकांड में तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा के साथ वो सालों से जुर्म की दुनिया में काम कर रहा है और हाशिम बाबा की तरफ आरोपों की सुई सबसे पहले घूमी थी। 2013 में राशिद, हाशिम और नासिर ने मिलकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में अकील मम्मा की हत्या की थी। नासिर के जेल जाने के बाद गैंग की कमान हाशिम और राशिद ने संभाल ली। इसके बाद ये गैंग उत्तर पूर्वी दिल्ली में गैम्बलिंग, सट्टा, हत्या, रंगदारी जैसे अपराध करता रहा। राशिद को 2018 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2019 में उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई हुई। 2020 में उसे दिल्ली पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया। जेल से बाहर आने के बाद साल 2022 में वो फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया। राशिद को महंगे कपड़े और महंगी शराब का शौक है। उसके खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में आबिद, आदिल, यूसुफ और हाशिम बाबा उसके सहयोगी हैं। राशिद केबलवाला और हाशिम बाबा दोनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हैं। हाशिम बाबा फिलहाल तिहाड़ जेल में है, जबकि राशिद केबलवाला दुबई में है। दिल्ली पुलिस इस कोशिश में है कि राशिद केबलवाला को जल्दी दिल्ली लाया जाए। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अगर कोर्ट ने मुझे प्रताड़ित करने वालों को बरी कर दिया तो मेरी अस्थि कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना, ताकि मैं जान जाऊं कि इस देश में किसी के जीवन की क्या वैल्यू है। इसी वीडियो संदेश के बाद 34 साल के एक युवक ने जान दे दी।
ये खबर बेहद संवेदनशील, बेहद अफसोसजनक लेकिन सच है। खबर के बारे में आपको बताने से पहले हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आत्महत्या किसी समस्या का कोई हल नहीं है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। ये उत्तर प्रदेश के अतुल सुभाष की तस्वीर आपके सामने है। सोमवार को अतुल ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली में अपने फ्लैट में फांसी लगा ली। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में एक प्राइवेट फर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने 40 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर हैरेसमेंट के, प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। अतुल ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड की, जबकि बच्चे की देखभाल और मेंटेनेंस के लिए अलग से रकम मांगी गई थी। अतुल सुभाष ने अपने लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी टैग किया है। खबरों के मुताबिक अतुल सुभाष अपनी पत्नी से काफी समय से अलग रह रहे थे। उनकी पत्नी ने हाल ही में अतुल के खिलाफ घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, अप्राकृतिक यौनाचार जैसे मामले दर्ज कराए थे। इसकी वजह से उनका डिप्रेशन लेवल बढ़ गया था। सोमवार सुबह 6 बजे पुलिस को एक कॉल आई। पुलिस बताए गए पते पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो देखा कमरे में अतुल सुभाष पंखे के सहारे फंदे से लटक रहे थे। अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने बताया कि अभी तक इस केस में उन्हें कोर्ट से 120 तारीखें मिल चुकी हैं। 40 बार वो खुद बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। उनके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि उन्हें सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती थीं और वो इस सिस्टम से थक चुके थे। अतुल की पत्नी ने सेटलमेंट के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जबकि उन्हें पहले से 40,000 रुपए हर महीने ही मिलते थे। पत्नी ने बच्चे की देखभाल के लिए अतुल से 2 लाख रुपए प्रति महीने की भी डिमांड की थी। अतुल सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी जिस पर लिखा था, न्याय मिलना बाकी है। सुसाइड से पहले अतुल ने अलमारी पर एक लिस्ट चिपकाई थी। इसमें लिखा था, सुसाइड नोट कहाँ है, कार की चाबियां कहाँ मिलेंगी, अलमारी की चाबी कहाँ रखी है, ऑफिस में कौन से काम कर लिए गए हैं और कौन से असाइनमेंट बाकी हैं। जाहिर है ये खबर डराती है, दुखी करती है, बहुत हद तक हौसला भी तोड़ती है। लेकिन हम आपके फिर से ये कहना चाहेंगे कि आत्महत्या किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और अब बात सीरिया की, जहां तख्तापलट के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनके परिजनों को भागे हुए राष्ट्रपति बशर अल असद ने कैद कर रखा था। जब वो लोग सेना की जेल में अपनों की तलाश में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। ऐसा लगता था कि दमिश्क के पास का वो सिरियाना सैनिक जेल महज जेल नहीं है, बल्कि असद का बूचड़ खाना है, जिसमें हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया होगा। यहां तक कि लाशों को गर्म प्रेस से चिपकाकर फ्लैट कर दिया गया। देखिए ये दिल दहला देने वाली हमारी खास रिपोर्ट। ये सीरिया में अशद सरकार की जेल है। यहां सवाल उठ रहा है कि ये जेल है या बूचड़ खाना। यहां लाशों को कुचलने वाली प्रेस है। यहां जेल में बंद बेगुनाहों के खून के निशान हैं। यहां नाहक अपनी जान गंवा चुके लोगों की लाशों की गठरियां हैं। ये सीरिया से भाग चुके बशर अल असद का नरक लोक है। आप हिटलर को भूल जाएंगे जब सीरिया में बशर अल असद के सैनिक जेल का हाल देखेंगे। जैसे ही सीरिया से बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, वैसे ही हजारों हजार सीरियाई दमिश्क के पास उस सिडनाया सैनिक जेल की तरफ भागे, जहां असद सरकार ने अपने विरोधियों को बंद करके रखा था। सोमवार को दमिश्क की राजधानी के ठीक बाहर सिडनाया जेल के विशाल परिसर में हजारों सीरियाई लोग पहुंचे हैं। ये दूसरा दिन है जब हजारों लोग वर्षों से उस जेल में बंद अपने प्रियजन की खबर या किसी निशानी की तलाश में इस परिसर में पहुंचे।
वहां लोगों ने जो हाल देखा उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस मां ने अपने बेटे को इसी जेल में खोया था, उसके दर्द को सुनिए, फिर आप जान जाएंगे कि हालात कितने बदतर थे। वहाँ जेल में बंद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और गायब कर दिया जाता है या विस्थापित कर दिया जाता है, और भगवान जानता है कि वो वापस आएंगे या नहीं। ऐसे घर में ऐसी महिला ढूंढना असंभव है जिसने अपने भाई, बच्चे, पति को ना खोया हो। सीरिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसने किसी को ना खोया हो। सिडनाया जेल के वीडियो कई स्थानीय चैनल पर चल रहे हैं, जिससे अंदर का मंजर देखकर बाहर लोगों के चेहरों पर खौफ जमा होते जा रहे हैं। सिडनाया जेल में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी दी जाती थी। वहां विद्रोहियों और युद्ध बंदियों को लाया जाता था और फांसी देने से पहले अंडरग्राउंड कोठरियों में रखा जाता था। वहां न साफ पानी मिलता था, न ढंग का खाना। हैवानियत की इंतहा ये थी कि लोगों की लाशों को एक मशीन में डाला जाता था जो उन्हें पेपर की तरह फ्लैट बना देते थे। इस मशीन को लाश कुचलने वाली मशीन का नाम दिया गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कई बार तो जिंदा लोगों को भी इस प्रेस में डाल दिया जाता था। रविवार को असद के मॉस्को भाग जाने के बाद इस सिडनाया जेल से हजारों कैदी रिहा कर दिए गए, लेकिन हजारों लोग बड़े बदनसीब भी हैं जो अपनों को अब देख नहीं सकते। ऐसी ही एक बहन का दर्द सुनिए जो 13 सालों से अपने भाई का इंतजार कर रही थी। सबके बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहाँ हैं? मेरा दिल मेरे भाई के कारण जल गया है। 13 साल से मैं उसे ढूंढती फिर रही हूँ। कहाँ है वह? जब वे उसे ले गए वह 30 वर्ष का था। सीरिया में असद की हुकूमत कितनी अत्याचारी थी, ये तब पता चला जब विद्रोही सेना के जवान जेलों की दीवारों और फर्श को तोड़कर कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान विद्रोहियों को एक ऐसा कमरा मिला जिसमें सामूहिक फांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों लाल रस्सी के फंदे भी मिले। इसीलिए उन बंकरों को लाल वार्ड कहा जाता था। विद्रोहियों का कहना है कि कई दीवारों के पीछे इलेक्ट्रॉनिक भूमिगत दरवाजे हैं जिनके पीछे लोगों के कैद होने की आशंका है, जिनके लिए रविवार की सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। उन कैदियों की आप बीती सुनिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये पल देखेंगे। हमने सोचा कि हमें एक एक करके मार डाला जाएगा। 2019 में कई लोगों को फांसी दी गई। बड़ी संख्या में लोग थे। हर दिन लोगों को फांसी के लिए बुलाया जाता था। 100, 200, 300 नाम पुकारे जाते थे। हम उनके नाम, उनके पिता और माता का नाम सुनते थे। शासन के एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें मार डाला गया। हम लोगों को कराहते हुए सुनते थे। विद्रोहियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को दमिश्क के पास एक अस्पताल के मुर्दाघर से 40 लाशें मिली। उस पर यातना के निशान ऐसे थे कि कलेजा कांप जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक असद ने लगभग 1,10,000 विरोधियों को कैद किया हुआ था और फिर उनको मार डाला। कई लोग जेल के बाहर निराश हैं कि उनके अपने मिल नहीं पाए, लेकिन इससे ज्यादा ये सवाल उस बशर अल असद पर हैं जो आंखों के डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी नंगी आंखों को इंसानों पर ऐसी बर्बरता 24 सालों में दिखी नहीं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। सीरिया में असद का नरक लोग पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एसएच अवाद साहब हैं। एसएच अवाद साहब जो कि पश्चिम एशिया मामलों के जानकार हैं, खुद सीरिया के रहने वाले हैं। शुक्रिया अवाद साहब वक्त निकालने के लिए। सीरिया में असद हुकूमत के जेलों की खबरें अब बाहर आ रही हैं। क्या वाकई असद ने जेलों को बूचड़ खाना बना दिया था? ये जेल में मतलब बहुत पुराना है, सीरिया के अंदर है, वैसे बहुत मशहूर है, काफी बदनामी किया था क्योंकि उसी के वक्त में हाफिज अल असद जब तक राष्ट्रपति है उसी के वक्त में उन्होंने बनाया था। और इस जेल में मकसद ही उनके लिए सिर्फ ऑफिसर है और कोई आर्मी डिसेंस है उन्हें बनाया था। लेकिन ओवर द इयर्स तो उसी के सालों के बाद काफी लोग अंदर गया तभी है, तो इसलिए ये तो सबसे बदनामी जेल में है। और दूसरी बात ये है जब तक हमारी
जो अरब स्प्रिंग की टाइम है 2010 है, वहां पर किसी को हड़ताल कर दिया था जो प्रिजनर है, और सबको ये जो इस्लामिस्ट वाले लोग है वहां पर इस जेल में के अंदर उन्होंने फिर भी तो खुल दिया था, पर वो निकल गया था, बाहर बाहर आ गया था, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। तो इसलिए आजकल वो तो काफी न्यूज आ रही है, सीरिया सरकारी में बहुत सख्त है, बहुत बड़ा प्रिजन है अंदर बनाया था सीरिया के अंदर। ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक असद ने बड़े बड़े इन जेलों में गरम प्रेस बना रखे थे, लाशों को चिपका दिया जाता था, फ्लैट कर दिया जाता था। देख लो, जो अंदर ही मुझे नहीं मालूम क्या किया था क्या नहीं किया था। तो आजकल कहानी है बहुत आते हैं जो, क्योंकि सारा दुनिया में मतलब नया जेल में फोकस कर रहा है, लेकिन मेरा फोकस है अभी इजरायली फोर्सेस है हमारे कैपिटल दमास्कस में 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी तक कोई बंदूक में कोई डिफेंसिव लाइन भी नहीं है, तो इसलिए सारा दुनिया के दिखा रहे ये जेल की बात करना चाहते हैं। जेल में क्या करना है, कैसे तरीका में जो सप्रेशन जो लोग वहां पर कर रहा था, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। मेरे को किसी को मालूम भी नहीं। जो जो सिर्फ जो सर्वाइवर है आपके लिए चीज बता कर सकते, क्योंकि हमको ये लोग अभी कर रहा है, अभी बोल रहा था ये हमारा बहुत सख्त हो गया, ये किया था ये किया था। ये सारी दुनिया में जब तक सरकारी है, तो 7 साल हो गया सरकारी है, तो ओवर द इयर्स दे मस्ट हैव लर्न मोर टेक्निक ऑफ हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू make the prisoner suffer. अवध साहब, बहुत सारे लोगों को जेल में अपने लोग नहीं मिले, क्या वो अब मिल सकते हैं या असद की सेना ने तमाम बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया होगा? देख 2011 की बात, मतलब जब तक रिवॉल्यूशन ये सीरियन वाले लोग बाहर आ गया था और डिसेंट्स काफी लोग आ गया था आर्मी से, और जो स्ट्रीट एक्टिविस्ट है, और ये लोग मतलब जो सबोताज सरकारी करना, आप ये समझ लो 50% ऑफ इनमेट्स इन द जेल वो सारे ये यहाँ पर क्रिमिनल केसेस है। बाकी जो पॉलिटिकल केसेस है या कोई आर्मी इम्यूनिटी है केसेस, म्यूटिनिटी, ये मतलब कम से कम लोग कह रहे 13,000 लोग के मार दिया था 2011 के बाद। ये क्योंकि दो चीज का प्रॉब्लम है, जो लोग अंदर जाते बहुत डिफिकल्ट बाहर आ जाएंगी, क्योंकि काफी मतलब सख्त है और खाना भी बहुत कम है और बीमारी बहुत है, क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो गया प्रिजन है। इसलिए जो मतलब ये लोग काफी मर गया था, और लोग भी है जो लोग सोच रहा था उनका खानदान सोचा ये अभी जिंदा है, तो अभी तक मतलब सोचा पहले मर गया लेकिन आज जिंदा है, तो इसलिए कुछ ना कुछ लोग खुश हो गया। बाकी जो उनकी रजिस्ट्रेशन मिला था, जो उनकी कब्जा किया था लोग थे, मालूम हो गया था कौन कौन है। लेकिन जो गलती किया था ये लोग जो अंदर प्रिजन आ गया था अंदर है, उनकी पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ पेपर ले गया था, पूरा डाटा ले लिया था, कैमरा भी ले लिया था। तो हमको नहीं मालूम अभी तक कहाँ पर ये कौन सी जगह में जेल भी है, कौन सी गेट भी है। लेकिन आज जो यूएन जो खुद बताया था ये मतलब ये अभी तक खत्म हो गया, जो जितना लोग अंदर भी है जिंदा निकाल दिया था। बाकी जो उनके नाम है अंदर शायद ही ऑलरेडी डाई, मार गया था। अवध साहब, एक सवाल और का एक उसका जवाब दे दीजिए कि क्या विद्रोहियों के नाम पर बेगुनाहों को भी असद के राज में मारा गया है? मारा गया हो सकता है, क्योंकि देख लो आजकल ह्यूमन राइट ग्रुप भी आ जाएंगी, पता नहीं अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या बोल रहा था, व्हाट विल बी द रीजन। मोस्ट ऑफ द डिसेंट हटा दिया था उन्होंने। अगर वो एक ही मतलब एक ही सेक्ट ऑफ नहीं है, मतलब ये लोग सोचते हैं ये सुन्नी वाले लोग के अंदर क्रिश्चियन भी है, शिया भी है, अलावाइट भी है, मुस्लिम सुन्नी भी है, मतलब सबको अंदर जेल के अंदर आ गया था ये, क्योंकि वो ये मेजर जेल इन सीरिया और सदनाया बहुत मशहूर है शहर है। तो इसलिए ये तो लोग सिर्फ नाम देने के लिए, अगर आप कुछ कर रहा है और वहां पर भेजने के लिए, जैसे आप कह रहे तिहाड़ जेल चला गया था, तिहाड़ जेल इंडियन को के लिए बहुत सख्त और बहुत डर लगता है। सदनाया में हमारा देश में वो बहुत सख्त के लिए और बहुत डर लोग लगता है। आज तो खत्म हो गया, बाकी इज हिस्ट्री, और बाकी देखना इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है और कौन कौन मर गया था। इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट स्टेप इन सीरिया। जी विल अवध साहब, वक्त निकालने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
एक खबर आई थी कि कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण हो गया है। बाद में खबर आई कि सुनील पाल वापस भी आ गए। अब इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि सुनील पाल ने खुद ही अपने अपहरण की यह स्क्रिप्ट तैयार की थी। सच क्या है? आज हमने सुनील पाल से बात भी की। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको भी पूरा माजरा समझ में आएगा। आखिर कॉमेडियन सुनील पाल के साथ क्या हुआ? कहीं सुनील पाल की कहानी फर्जी तो नहीं? सुनील पाल के केस में जो ऑडियो आया उसकी सच्चाई क्या है? आपको बताएंगे इसके बारे में, लेकिन पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है। मुंबई के सांता क्रूज थाने में कराई गई एफआईआर के मुताबिक 15 दिन पहले कॉमेडियन सुनील पाल को किसी अमित नाम के व्यक्ति ने फोन करके खुद को इवेंट कंपनी का मालिक बताया और हरिद्वार के एक बर्थडे प्रोग्राम में परफॉर्मेंस करने की बात कही। डील पूरी होने पर सुनील पाल के खाते में एडवांस की रकम ट्रांसफर की गई और फ्लाइट के टिकट भेजकर 2 दिसंबर को मुंबई से दिल्ली बुलाया गया। मैं उनको फोन करा कि दिल्ली पहुंच गया। बोलते सर एक काम कीजिए, आप एक जगह पे रुक जाइए, मैं आपको पूरा पेमेंट यहाँ देना चाहता हूँ, यही पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि रिस्क हो पहले। मैंने कहा ठीक है, और अच्छा लगा मुझे इनका तरीका, क्या वेरी गुड, कलाकार के साथ में इतना अच्छा फेवर कर रहे हैं। बोले दिल्ली का जो सेकंड टोल नाका है वहाँ पे रुक जाइए, दिल्ली मेरठ के। मैं ठीक है, वहाँ रुका तो 10-15 मिनट तक रुकना पड़ा वहाँ पर। तो ये फिर सारी बातें हुई कि मुझे दवा खाना था, तो मैं छोटा सा बैग लेके आया, तो मैं गाड़ी से बैग निकाला। जैसा कि सुनील पाल का दावा है, वो गाड़ी में बैठे हुए थे और फोन करने वालों का इंतजार कर रहे थे। तभी दोनों साइड से 2 लोग आए और दोनों ने सुनील पाल को उनकी गाड़ी से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बाद में सटाक से बिठा के गाड़ी से निकल गए। एक आदमी वो लगा हुआ था चेहरे पे, उन्होंने चेहरे पे मास्क लगा दिया और वो चल पड़े। और बीच में कहीं 2 जगह गाड़ी भी रुकी होगी, मुझे याद आ रहा कि इनमें से कोई उतरा भी होगा और चढ़ा भी होगा। सुनील पाल का कहना है कि वो इस दौरान लगातार डरे रहे। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कहीं दूर ले जाकर उन्हें गाड़ी से उतारा गया। इस दौरान सुनील पाल की आंखों पर पट्टी बंधी रही। गाड़ी से उतारकर उन्हें 2 लोग सीढ़ी से चढ़ते हुए किसी कमरे में ले गए। वहां सुनील की आंखों से पट्टी हटाई गई तो उन्होंने देखा कि 7 लोग घेर कर खड़े हुए थे और लगातार धमकियां दे रहे थे। ये रात मेरी आखिरी है, मैं सूरज नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास जहर का इंजेक्शन है, वो मार दूंगा। दूसरे कहा नहीं, एक काम करते उसको बोरे में भर देते हैं और नदी में फेंक देंगे। फिर किसी ने कहा कि ऐसा, मतलब टॉर्चर की सीमा हद हो गई। और एक निहत्था आदमी सुन रहा है, सोच रहा है, सुन्न हो गया है। मेरे सामने अंधकार छा गया कि मैं करूं क्या, क्या कहूं, कैसे कहूं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई 20 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा जो भी है, तो फिर बोले 10 लाख रुपए दे दीजिए। बातचीत हुई, 10 लाख रुपए देने के लिए उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। सुबह दूसरे दिन आँख में पट्टी बांधी और 1-1.5 घंटा कहीं लेके गए। और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उन्होंने मेरे दोस्तों से, फला से, यहाँ से वहाँ से पैसे मंगवाए। और 8 लाख तक जब उनके पास टारगेट पूरा हुआ, पहले मुझे 7.5 का शक था, लेकिन पूरा 8 लाख ही उन्होंने लिया। जब इसे पूरा किया उन्होंने, तो फिर मुझे छोड़ दिया और मेरे जेब में 20,000 रुपये रखे और बोला कि आप फ्लाइट से जाना, मेरठ हाईवे पे छोड़ के। और बाद में बोले कि ये पैसे भी आपके लौटा देंगे हमको जिस दिन नौकरी लग जाएगी। और गाड़ी चल पड़ी, मेरी आंख से पट्टी खुल गई। मैं वहाँ से मेरठ मेट्रो से गाजियाबाद से दूसरा मेट्रो बदल के कश्मीरी गेट से एयरपोर्ट पहुँच गया। अपहरणकर्ताओं ने सुनील पाल से फिरौती की जो रकम ली, उसे एक ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 युवक दुकान में गए। दुकानदार के मुताबिक उन्होंने गहने पसंद किए, अकाउंट डिटेल ली और पैसे ट्रांसफर करने के बाद सामान लेने आए। कस्टमर आता इसी तरीके से आए थे, हमारे पास सामान पसंद करा, ऑनलाइन ट्रांसफर कराया, उन्होंने सामान लेके गए, हम पक्का बिल काट के दिया। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते हैं, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं शॉप। मेरठ पुलिस सुनील पाल अपहरण मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन वो ज्वेलर के मामले में जानकारी दे रही है। जी, इसमें मुंबई पुलिस से संपर्क हमारा किया गया है हमारे द्वारा, और इसमें जो भी जानकारी हमें वहां से प्राप्त हो रही है उस आधार पे हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कई पुलिस टीमें हमने बनाई हैं। हम अपने स्तर से जो यहाँ पर साइबर ठगी का मामला था ज्वेलर्स के साथ में, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं और उसके आधार पे जो अभियुक्त हैं उनकी शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की हम आगे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुनील पाल के मामले में एक ऑडियो भी आया है।
इस वायरल ऑडियो को सुनकर लग रहा है कि पूरा मामला सच्चाई से कहीं दूर है। हालांकि इस ऑडियो क्लिप की हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ये है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत। आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो पे ये आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, अपनी इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है? अरे वो पूरा मीडिया फीडिया सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना। क्या करें अभी, वो सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी हाँ मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम में बात आपके रखी है हम पुलिस आपके की। पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक, ओके, बस आपसे ही वो है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक। ऑडियो असली है या नकली, जांच के बिना कहना मुश्किल है। लेकिन एक कॉमेडियन के साथ अगर ट्रेजेडी हुई है तो सच्चाई के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। खबरों की खबर में वक्त है ब्रेक का, लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 9 टावर वाली पूरी बिल्डिंग क्यों गिराई जा रही है, बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए। और अब खबर गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 109 में 9 टावर्स वाली एक पूरी सोसाइटी गिराई जाएगी। चिंटल पैराडाइजो कंडोमिनियम नाम की सोसाइटी में 2012 से लोग फ्लैट खरीद कर रह रहे हैं। इन 9 टावरों में कुल 532 फ्लैट हैं। इन्हीं लोगों ने 75 लाख से 1 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदा, लेकिन अब ये सोसाइटी वीरान हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले एक टावर में फ्लैट रिनोवेशन के दौरान हादसा हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद चली जांच में पाया गया कि पूरा निर्माण असुरक्षित है और अब 6 टावर गिराए जाने का आदेश आ गया है। बाकी 3 टावरों पर अंतिम आदेश आना बाकी है, लेकिन गिराए जाने का खतरा उन पर भी है। इस सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट आईआईटी दिल्ली और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। हमारे सहयोगी अतुल ने इस सोसाइटी के लोगों से बात की। फरवरी 2022 में जब गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल्स पैराडीसो से खबर आई थी कि उसके टावर डी का एक फ्लोर जो है गिरता है और उसके बाद एक कई फ्लोर्स जो हैं वो धड़ाम से गिर जाते हैं और जिसमें 2 महिलाओं की जो है उस हादसे में मौत हो जाती है। और उसके बाद शुरू होता है एक ऑडिट का सिलसिला और उसके बाद एक के बाद एक करके 6 टावर्स जो हैं इस सोसाइटी के वो असुरक्षित घोषित कर दिए जाते हैं और उन्हें गिराने के आदेश दिए जाते हैं। उसके बाद जो 3 टावर्स बचते हैं वो भी जो है अगस्त, अक्टूबर और अब दिसंबर के महीने में आखिरी टावर जो बाकी रह गया था, जो सुरक्षित माना जा रहा था, ये बी टावर, उसे भी अब सीबीआरआई की रिपोर्ट में जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें असुरक्षित घोषित कर दिया गया। और उसके बाद से जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, इस टावर के लोग जो हैं, उनमें जो है एक चिंता है, एक टेंशन है कि आगे उनका क्या होगा। वित्तीय चिंता भी है और एक तरह से जो एक इमोशनल जो फैक्टर होता है लोगों का अपने घर छोड़ने का, वो भी एक कहीं ना कहीं बात जो सामने आ रही है। सर आपका क्या नाम है? मुकेश सिंघल। मुकेश जी, आपने कब ये फ्लैट लिया और ये कितनी सेविंग से आपने ये लिया था? ये फ्लैट पोजीशन हमें मिला था जनवरी 2018 में। सारी लाइफ सेविंग्स होती हैं हर एक के लिए, बल्कि लोन भी था। अच्छा। जिसकी अभी तक ईएमआई भी नहीं पूरी हुई है, अभी तक दे रहे हैं। अच्छा। इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही बैक ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। जब हमने लिया था, ये सोच के लिया था बहुत अच्छी सोसाइटी में हम बुकिंग कर रहे हैं और प्रीमियम टावर के नाम से लिया था, जो सबसे एक्सपेंसिव टावर था। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 साल के अंदर हमें इस वजह से छोड़ना पड़ेगा कि ये टावर अनसेफ है। बिल्कुल प्रीमियम टावर है, क्योंकि जो कीमत जो उस समय जब लोगों ने घर लिया था तो तकरीबन 75 लाख से 2 करोड़ रुपए तक जो है कीमत आ रही थी, 2.5 करोड़ तक आ रही थी कीमत, जैसा लोग बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो ये न्यूज़ आई है, तब सर आपका क्या नाम है? SS सहरावत। सर आप रिटायर्ड हो चुके हैं? मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन से। सर जब ये खबर आई तो क्या रिएक्शन रहा आपका, आपके परिवार का? अभी क्या टेंशन का माहौल है? देखिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। मेरी वाइफ डायबिटीज़ और BP की पेशेंट है और कल रात से बिल्कुल नहीं सो पाई हैं एंड वी हैड टू टेक हर टू द डॉक्टर। इतनी ज़्यादा उनकी सिचुएशन एग्रावेट हो गई और सारा परिवार बहुत ज़्यादा हम लोग चिंतित हैं कि अब जाएंगे कहाँ। हमने तो अपनी सारी सेविंग्स, लाइफ सेविंग्स यहीं पे लगा दी
मैंने भी, मेरे बेटे ने भी, मेरी वाइफ ने भी, जितने रिटायर बेनिफिट्स थे वो सब लगा के और लोन लिया, और EMI अभी तक हम पे कर रहे हैं। तो हम तो सोच ही नहीं पा रहे कि कैसे होगा। और जबकि ये माना जा रहा था कि ये टावर तो सेफ़ है, जब सेफ टावर थी तो एकदम से कैसे ये अनसेफ डिक्लेयर हो गई? ऐसे थोड़ी। ऐसा हुआ कि जब एक के बाद एक जो बाकी टावर्स हैं सोसाइटी के वो अनसेफ घोषित किया जा रहा था, सुरक्षित घोषित किया जा रहा था, क्या डर था कि कहीं आपका जो टावर है जिसमें आप रह रहे हो है हमारे करेंगे? हाँ, पहले ये करा, ठीक करा, फिर ये करा, आप बिगड़ दिया। हाँ, ये है नहीं, ये ठीक है टावर। सर आपका क्या नाम है, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे जुलाई 2020 से रह रहा हूँ, और हमने 2 साल तक पूरे चक्कर काटे यहाँ पे देखने के लिए। बाद में हमने ये सिलेक्ट किया। अच्छा हाँ, 2 साल तक। और फिर जो भी कमाया धमाया था, मैं एक्स आर्मी पर्सनल हूँ, मेरा बेटे का जो भी था, उसके बाद बैंक का अराउंड वो है लोन, उसकी EMI अभी ऐसे ही पड़ी हुई है जो जा रही होगी। आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।